चलिए, आज का टॉपिक है, हम लोग का पाठ का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद हम लोग को परमाणु और अणु का कंसेप्ट आ जाएगा। तो हम लोग परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, परमाणु होता क्या है, परमाणु कैसे आपस में अभिक्रिया करता है, क्यों करता है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अणु और परमाणु पाठ का नाम दे दिया है, और इसमें केवल हम लोग इसका डिफिनीशन नहीं करेंगे, इसके गुणों के बारे में जानेंगे, वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे, किस वैज्ञानिक ने क्या बोला है किसके बारे में। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ आप लोगों के टॉपिक एटम्स, परमाणु। परमाणु क्या होता है? तो कुछ वैज्ञानिकों ने विचार प्रकट किया है कि किसी भी पदार्थ को अगर छोटा करते चलिए, किसी पदार्थ को 2 टुकड़े में बांटिए, फिर 2 टुकड़े में, इस तरह करते करते उसको एकदम छोटा कीजिए, और जो सबसे छोटा पदार्थ मिला, सबसे छोटा टुकड़ा मिला जिसको हम लोग अब बांट नहीं सकते हैं, उस छोटे टुकड़े को क्या बोला गया? परमाणु बोला गया। अब इस छोटे टुकड़े को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, इसके अंदर प्रवेश करके देखा गया तो 3 चीजों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 चीज मिल करके इस परमाणु का निर्माण किया है, एक परमाणु का निर्माण किया है। परमाणु के बारे में सर जॉन डाल्टन बताते हैं कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता है, इसको और टुकड़े में तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु जो होते हैं वो अपने इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपनी आंखों से, खुले आंखों से हम देख नहीं सकते हैं किसी भी परमाणु को। तो 2 बात उनका हो गया, पहला कि ये अविभाज्य है, दूसरा कि इन्हें हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा बात बोले हैं कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि परमाणु जो होते हैं ना हम इसको बनाते हैं और ना ही नष्ट करते हैं, बस केवल एक दूसरे में जोड़ करके नया चीज बनाते हैं। और कब ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु बनता है और ना ही परमाणु का विनाश होता है। अभिक्रिया के शुरू में जितना आपका परमाणु रहेगा, जो परमाणु रहेंगे, बाद में भी वही परमाणु होंगे। पदार्थ चेंज हो जाएगा लेकिन परमाणु चेंज नहीं होगा। जैसे मैं एक इस पे इक्वेशन समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल करके क्या बनते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो इसको संतुलित कर दे रहा हूँ, इसमें 2 से नहीं, इसमें 2 से गुणा और इसमें 2 से गुणा, ये हो गया आपका H2O। इधर परमाणु है हाइड्रोजन, गैस है ये, परमाणु है ऑक्सीजन, गैस है ये। इधर कौन सा? ये परमाणु नहीं है, इधर अणु बन गया। ये भी अणु है, ये भी अणु है, मतलब अकेला रहता तो परमाणु होता है। और इधर क्या बना? H2O बना। तो देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी कि परमाणु अभिक्रिया के पहले ना बना है और अभिक्रिया के बाद भी नहीं बना है। मतलब अभिक्रिया के पहले जो परमाणु रहेगा बाद में भी वही परमाणु रहेंगे। किसने बोला था ऐसा? डाल्टन ने बोला था। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए लोग और रासायनिक संयोजन का नियम दिए हैं। रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं? तो रासायनिक संयोजन के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 नियमों का चर्चा करेंगे। रासायनिक संयोजन का नियम, संयोजन मतलब जुटना, रासायनिक मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ जुटता है उसे हम लोग रासायनिक संयोजन कहते हैं। और इसमें 2 नियम बताया गया है। एक बताया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा बताया गया है स्थिर अनुपात का नियम। दोनों पे चर्चा करेंगे। पहला क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, और दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात के नियम। इसके अलावा और भी नियम होता है, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर के वजह से गुणित अनुपात का नियम, एवोगाद्रो का नियम, गैलुसेक का नियम, बहुत सारा नियम होता है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल 2 चीज जानेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम। इन दोनों पे चर्चा करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान नियत होता है। नियत मतलब बदलता नहीं है। अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान रहेगा और अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। 5 ग्राम कार्बन को 100 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देंगे, यानी 5 ग्राम कार्बन और 100 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा इधर,
तो उधर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 105 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी इधर दो चीज कार्बन और ऑक्सीजन मिला, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके ये 5 ग्राम था और ये कितना ग्राम था? 100 ग्राम। तो इधर अभिक्रिया के पहले जितने भी परमाणु या अणु हैं उन सब का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद जो बना इन सब का द्रव्यमान एक बराबर होगा। ये है स्थिर नहीं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता है। ओके। दूसरा है स्थिर अनुपात के नियम। कोई भी पदार्थ आप लेके आइए, कोई भी परमाणु या अणु लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए, लेकिन उसमें जो अनुपात है, मिलने का अनुपात है, वो हमेशा स्थिर रहता है। द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। जैसे आप जल की बात करते हैं तो जल का सूत्र होता है H2O। H2O होता है ना, कितने ग्राम हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। 2 ग्राम हाइड्रोजन लीजिएगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगा। मतलब आप 18 ग्राम जल लीजिएगा, 18 ग्राम जल, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 18 का आधा होता है 9 ग्राम। अगर 9 ग्राम लेते हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर इसको 2 किए तो इसको भी 2 करना, डबल करना पड़ेगा। इसको 4 किए तो इसको 32 ना होगा जी। हमेशा किस अनुपात में बनेगा? 1:9:8 में बनेगा। ये जो कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम होता है, किसी भी यौगिक को हम लोग द्रव्यमानों का अनुपात करेंगे तो हमेशा और हमेशा स्थिर रहता है। अब देखिए, अब हम लोग को मालूम चल गया कि जब भी जल बनाएंगे तो 1:8 में ही बनेगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो अब बताइए, मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 100 ग्राम ऑक्सीजन है। अब जरा बताइए दोनों मिलके कितना ग्राम जल बनाएंगे? कितना ग्राम जल बनाएंगे, ये पूछ रहा हूँ। इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना है। इसी चीज़ पे ध्यान देने के लिए हम लोग ये पाठ पढ़ रहे हैं, ना कि डिफिनीशन पढ़ने के लिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ गया तो 9 ग्राम क्या बन गया? जल बन गया ना। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लिया 8 ग्राम ऑक्सीजन से, कई ग्राम ऑक्सीजन बच गया? 92 ग्राम, 92 ग्राम ऑक्सीजन बच गया। 92 ग्राम ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करेगा, बिना अभिक्रिया करा जाएगा। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन होता, 2 ग्राम हाइड्रोजन होता तो कितने ग्राम ऑक्सीजन को खींच लेता? 16 ग्राम। यानी उसका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। इन दोनों का अनुपात कीजिएगा, अगर जल बनाना है तो 1:8 में ही रहना चाहिए। देख रहे हो? यदि और कोई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका अनुपात कितना है? इसके अनुपात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका अनुपात कितना होता है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। ये किस अनुपात में अभिक्रिया करेंगे? कटा दीजिएगा 2 से, 4 से भी कट जा रहा ना, 3:8, यानी कि 3 ग्राम कार्बन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को खींच लेगा। देख रहे हो? 6 ग्राम कार्बन रहेगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को, अगर 30 ग्राम कार्बन रहेगा तो 80 ग्राम ऑक्सीजन को खींच लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस अनुपात में ये चलता है। सब चीज़ का अनुपात अलग अलग होता है, यानी कि हर एक यौगिकों का अनुपात निश्चित होता है। उनके जो भी यौगिक बना है, जो भी तत्व मिलके बना है, तो उनमें तत्वों का जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात हमेशा और हमेशा स्थिर होता है। इसी को बोला गया है स्थिर अनुपात के नियम। तो हम लोग 2 नियम पढ़े अभी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा और हमेशा निश्चित होता है, बदलता नहीं है। इसके बाद दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्वों का जो है, तत्वों का द्रव्यमान, उनका अनुपात नियत रहता है, कभी नहीं बदलता है। आप 1 ग्राम जल लाइए, चाहे 1000 ग्राम जल लाइए, चाहे कितना ग्राम कोई भी मटेरियल लाइए, जैसे मैं दे दिया कि 10 ग्राम आपके पास जल है, इसका द्रव्यमान का अनुपात कीजिएगा तो 1:8 आएगा।
अब मैं बोल दिया 100 ग्राम जल है, तो इसके भी द्रव्यमान का अनुपात कीजिएगा तो 1:8 ही आएगा। 1 लीटर जल है, इसका भी अनुपात कीजिएगा, मतलब ग्राम में बोल रहा हूँ, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी जल है, तो इसका भी अनुपात कीजिएगा तो 1:8 ही आएगा। जल की बात करें तो किसी भी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात नियत होता है, कभी बदलता नहीं है। यही है दोनों, स्थिर अनुपात का नियम, उसका अनुपात नियत होता है, और दूसरा क्या था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग डाल्टन के परमाणु के जो सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन ने परमाणु के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो इससे पहले कि हम लोग पढ़ें इसको क्लियर कर लिया जाए।